जेठानी के 100 ससुराल। ये कहानी शुरू होती है ईशा के मायके से। ईशा जो दिखावे और दुनियादारी में इतनी ज्यादा लगी रहती थी कि उसे अपने घर वालों की चिंता ही नहीं होती थी। सब ठीक चल रहा था कि एक रोज अचानक ही मनीषा की तबीयत बिगड़ जाती है और मनीषा अपनी बेटी को आवाज लगाती है, ईशा बेटा ज़रा पानी लाना, पेन किलर ले लो बेटा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे ईशा कहाँ चली गई बेटा? ये लड़की हमेशा काम के वक्त कहीं ना कहीं चली जाती है। इसके पापा को एक कॉल लगाना पड़ेगा। मनीषा मुरारी को कॉल लगाती है और घर के नीचे दुकान छोड़कर मुरारी भागता हुआ ऊपर आता है। अचानक इतना ज़्यादा पेट में दर्द कैसे हो गया? ईशा कहाँ है? दवाई नहीं दी क्या उसने आपको? अरे पता नहीं कहाँ है, सुबह से ही तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मेरी। मैंने बोला भी था बेटा कहीं मत जाना, अब देखिए कहाँ चली गई। ज़माना कितना ख़राब है। मुरारी ईशा को कॉल लगाता है पर ईशा कॉल नहीं उठाती। कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं और मनीषा का चेकअप करके लौट जाते हैं। आप जाइए जी, दुकान को स्टाफ के ऊपर इतनी देर छोड़ना सही नहीं है। अब मुझे ठीक भी लग रहा है। मुरारी दुकान में जाता है जहां मोहन आटा लेने उसके पास आया था। तुझे तो किसी बात की टेंशन ही नहीं है भाई। ईशा जैसी बेटी को पैदा कर दिया तूने, अब बुढ़ापे की फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ लोग लड़के को रोते हैं, पर मेरा तो मानना है जिसके घर में ईशा जैसी लड़की हो जाए उसे कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं क्या प्यारी बच्ची है। अरे काहे की प्यारी बच्ची, सुबह से खोज रहे उस लड़की को, पता नहीं कहाँ चली गई। 3 घंटे से घर पर नहीं है। मुझे लगता है ज़रूर मूवी देखने गई होगी। अरे नहीं भाई, मूवी कहाँ देखेगी वो बेचारी, वो तो मेरे घर पर है। वो क्या है ना, मेरी मिसेस के हाथ में मोच आ गई थी तो श्वेता ने उसे बताया होगा। बिना कुछ सोचे बिना वक्त गंवाए सीधा हमारे घर आ गई और हमारे घर पर झाड़ू पोछा सब कुछ किया उसने। और कह रही थी अंकल आटा ले आइए तो मैं सबका खाना बना देती हूँ। अच्छा, अब ज़रा अपने घर जाएंगे तो कहिएगा उसके पास जो फ़ोन है वो फ़ोन बचता भी है, उसे उठाया भी जा सकता है, तो ज़रा उठाकर एक बार अपनी माँ से बात कर ले। अरे खुद की माँ बिस्तर से उठ नहीं पा रही और बेटी समाज सेवा कर रही है। दोपहर क्या, शाम का नाश्ता, रात का खाना, मोहन के घर सब कुछ तैयार करने के बाद ईशा अपने घर वापस लौटती है जहां उसे देखते ही मुरारी के सर का पारा चढ़ जाता है। तुम्हारी माँ भूखी है, दुकान छोड़कर मुझे यहाँ चाय नाश्ता बनाना पड़ रहा है और तुम्हें फिक्र ही नहीं है। तुम्हें तो अपने दोस्त की माँ दिख रही है। सारी रिश्तेदारी दुनियादारी तुमने ही तो निभाने का ठेका ले रखा है ना। इसके पहले जब मेरी तबीयत खराब थी तब तुम अपनी किसी टीचर के घर जाकर बैठ गई थी। 100 माएँ नहीं है, तुम्हारी एक ही माँ है। तो 100 घर को अपना घर बनाना छोड़ो, क्योंकि कोई काम नहीं आएगा तुम्हारे। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि शादी के बाद भी अगर इसकी यही हरकत रही तो इसकी सास का क्या होगा। जिस घर भी जाती हूँ ना मैं मम्मी, वहाँ लोग लक्ष्मी कहते हैं मुझे। अंकल ने भी हाथ में 500 रुपये देकर भेजा है, तो आप लोग तो मेरी चिंता मत ही कीजिए। यही थी ईशा जो सुबह उठते ही फ़ोन पर अपनी सहेलियों की प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देती और रात तक पड़ोसियों के घर पर ही पड़ी रहती। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। इतना समझाने के बाद भी ईशा समझती नहीं। फिर एक अच्छा घर देखकर मुरारी ईशा का रिश्ता पक्का कर देता है। कैसी हैं आप मम्मी जी, खाना खाया आपने? अरे कभी मेरी खुद की बेटी ने मुझे नहीं पूछा कि मैंने खाया कि नहीं खाया, और बेटा तू है कि रोज़ फ़ोन करके पूछ रही है। अभी दूर बैठिए ना समधन जी, इसलिए उन्हें लग रहा है कि ईशा उनकी सेवा कर रही है। एक बार ईशा उनके घर चली जाए तब असल बात समझ में आएगी ना। मैं क्या सोच रही थी मम्मी जी, 10-15 दिन में तो मैं आपके घर आ ही जाऊंगी, तो पराग की तो टेंशन ख़त्म हो गई, तो अब निखिल के लिए लड़की देखनी शुरू कर दीजिए ना। अरे वाह बेटा वाह, कितनी अच्छी सोच है तेरी। यहाँ बहुएं और ही सोचती है कि मेरा एक छत्र साम्राज्य रहे, और तू आए बिना ही अपने देवर की फिक्र करने लगी। जीती रहे बेटा, जीती रहे। देखते ही देखते 15 दिन निकल जाते हैं और ईशा की शादी पराग से हो जाती है। गृह प्रवेश के बाद जहाँ दुल्हन कमरे में पति का इंतज़ार करती है, वहाँ पराग ईशा के कमरे में आने का इंतज़ार कर रहा था। और ईशा कहाँ थी? भाई वो तो अपनी बुआ सास के पैर दबाने में बिजी थी। ये तो गांठें हो गई आपके पैरों में बुआ जी। लगता है सही से सेवा नहीं होती आपकी,
कुछ दिन रुक जाइए आप, फिर मैं ही आपके पास आ जाऊंगी। अच्छे से 15 दिन महीना मालिश हो जाएगी ना पैरों की, तो वापस से आप घोड़े की तरह दौड़ने लगेंगी। दुल्हन के जोड़े में मेहंदी के हाथों में पहली लड़की देख रही हूँ जो किसी के पैर दबा रही है। बेटा, मेरी खुद की बहू ने शादी के 20 दिन तक कोई काम नहीं किया था। भगवान तेरे जैसी लक्ष्मी सबके घर में भेजे। अरे सुषमा के तो भाग्य बदल गए। जा बेटा जा, पराग कमरे में तेरा इंतज़ार कर रहा होगा। ऐसे कैसे चली जाऊं बुआ जी? देखा था मैंने, निखिल शादी में किसी से नैन मटक्का कर रहा था। अब अपने देवर के दिल की बात तो भाभी ही पूछेगी ना। और जहाँ तक रही पराग की बात, भाई अब तो जन्मों जन्म का नाता है हमारा, एक दूसरे का चेहरा ही देखना है। तो शुरुआत में जितना कम चेहरे एक दूसरे को दिखाए ना उतना अच्छा है, वरना अभी ही मन भर गया तो निखिल के पहले पराग की दूसरी शादी में ना आना पड़ जाए आपको। मजाकिया तू बड़ी है बेटा, बहुत बड़ी मजाकिया है। कमरे में बैठा पराग बार बार ईशा को कॉल लगाता है, पर वो कॉल कट कर देती है क्योंकि वो तो अपने देवर के साथ बातचीत में बिजी थी। कितना तड़पाएगी ये लड़की मुझे, पता नहीं कहाँ चली गई ईशा। स्टेज से देख रही थी मैं, किसी लड़की के आजू बाजू में घूम रहे थे आप। कभी चाउमीन हाथ से मिला रहे थे तो कभी रायता परोस रहे थे। हाँ जी। अरे मैं कहाँ किसी को कुछ खिला रहा था भाभी, वो मेरी कजिन होगी। इनके इतने कजिन हैं, सब पता है मुझे, और आंखें इतनी खराब भी नहीं हुई कि किसी का चेहरा ना पहचान सकूं। बताइए कौन थी वो लड़की? क्या भाभी आप ना पीछे ही पड़ जाती है। कोई नहीं थी मेरी सच में। अच्छा, कोई नहीं थी क्या? वही तो मैंने कहा मम्मी जी से कि भैया की लाइफ में कोई नहीं है मम्मी जी। वो क्या है ना, बुआ जी अपनी किसी पड़ोसन की बेटी का रिश्ता आपके लिए लेकर आई थी। अब आपकी लाइफ में कोई है नहीं तो हम चले जाते हैं उस लड़की को देखने। क्या बुआ जी ना, उन्हें हमेशा मैं ही मिलता हूँ क्या? मेरी लाइफ में एक लड़की है भाभी, सोनिया नाम है उसका, वही थी शादी में मेरे साथ। तो कब बात करवा रहे हैं आप मेरी सोनिया से? क्योंकि सोनिया को इस घर में बस मैं ही ला सकती हूँ। अगली सुबह आसपास वाले नई बहू की मुंह दिखाई के लिए आते हैं। ईशा का तो फेवरेट काम था ना, नए लोगों से दोस्ती करना, उन्हें एंटरटेन करना। ईशा सभी मेहमानों को इम्प्रेस करने में ऐसे लग जाती है कि किसी को ये लगता ही नहीं कि ईशा से वो पहली बार मिल रहे हैं। क्या खाकर पैदा किया था तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहू? बाप रे बाप, तुम और तुम्हारी बातें। सच में सुषमा, तुम्हारे को तो भगवान ने वरदान दे दिया, तुम कभी बोर ही नहीं होगी। यहाँ बहुएं सास से बात नहीं करना चाहती, एक तुम्हारी बहू है जो सास की सहेलियों से भी इतनी प्यारी बातें कर रही है। मेरी भाभी एक अच्छी बहू ही नहीं, एक बहुत अच्छी फ्रेंड भी है आंटी जी। मेरा घर तो भाभी ही बसाएंगी। एक शाम दोपहर को निकली थी बहू, अभी तक लौटी नहीं। ऐसा क्या लेने गई है? आपको कुछ कह कर गई है क्या जी? मुझे तो इस घर में कोई कुछ कह कर जाता ही नहीं। पिछली रात भी तो बहू गई थी बाहर, या कोई सहेली बन गई होगी, उसी से मिलने गई होगी। औरतों की बात तो आप भी जानती है, लंबी लंबी चलती है। वैसे चाय का वक्त हो गया है, ज़रा आप चाय बना दीजिए। सुषमा महेश के लिए चाय नाश्ते की तैयारी करती है। इसी तरह शाम के 7 बज जाते हैं, पर अभी तक ईशा घर नहीं लौटी थी। 7 बज गए, अभी तक नहीं आई ईशा। ऐसा कहाँ गई है? कितनी बार मैंने फ़ोन किया। आज हमें मूवी के लिए जाना था, 8 बजे तो मूवी शुरू भी हो जाएगी। तो पिक्चर देखने जाने वाला है, कब वो आएगी, कब तुम दोनों पिक्चर देखने जाओगे? फिर तो बन गया रात का खाना। बहू के भरोसे बैठे रहेंगे हम सब तो भूखे ही रह जाएंगे। मैं ही कर देती हूँ खाने की तैयारी। अरे नहीं मम्मी, तुम क्या क्या करती रहोगी, चलो हम सब बाहर ही खा लेते हैं। पराग अपने पापा मम्मी के साथ तैयार होकर घर से निकलने लगता है। तभी दरवाजे से निखिल और ईशा घर वापस लौटते हैं। 125 मिस्ड कॉल। आप लोग तो रुकते ही नहीं। पराग का कॉल आना बंद होता है तो पापा जी करने लगते हैं, पापा जी रुकते हैं तो मम्मी जी आप। अपने मायके जाकर नहीं बैठ गई थी मैं, अपनी देवरानी को ढूंढने गई थी। मेरी फ्रेंड की एक बहन है, सोनिया नाम है उसका। मेरी फ्रेंड ने बोला कि सोनिया से तुम मिल लो, बात कर लो, अगर अच्छी लगेगी तो निखिल की बात चला देना। तो बस सोनिया के बारे में पता करने गए थे मैं और निखिल। मुझे तो लड़की समझ आई है, अब निखिल को भी ठीक लगी। क्यों निखिल? अब हाँ मम्मी, अच्छी लड़की है, जॉब भी करती है, सब कुछ पता लगा लिया हमने, परिवार भी ठीक है, आगे बात चला देते हैं। सुषमा तो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती थी। वो सोनिया के घर निखिल का रिश्ता ले जाती है और पहले से एक दूसरे के प्यार में पड़े निखिल और सोनिया
फौरन राजी हो जाते हैं। बहू बनकर सोनिया निखिल के घर आ जाती है। अरे निखिल, ये साड़ी कैसे पहनते हैं? मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। ओहो, ये भी प्रॉब्लम है। अच्छा तुम रुको, मैं अभी भाभी को बुला कर लाता हूँ। अपनी भाभी के गुणगान गाने वाला निखिल उसे ढूंढता हुआ अपने घर के हॉल में जाता है। किसे ढूंढ रहा है तू? अपनी भाभी को? वो घर पर नहीं है। पहले सोनिया और तेरी सेटिंग करवाने बाहर चली जाती थी, अब पता नहीं किसकी भलाई करने गई है। तो फिर साड़ी पहनने में सोनिया की मदद कौन करेगा? तुम ही चलो ना मम्मी। क्या क्या करूं मैं? पराग को टिफ़िन बना कर दूं, तेरे पापा के नाश्ते की तैयारी करो, या फिर तेरी बीवी को साड़ी पहनाओ? अभी कुछ देर में मेहमान भी आएंगे। पता नहीं किस दिन ईशा को बहू बना कर लाई थी मैं। बहू होने का सुख ही नहीं मिल रहा। कुछ देर बाद जैसे ही मोहल्ले की औरतें सोनिया की मुंह दिखाई के लिए आती हैं, ईशा भी वापस अपने घर पहुंच जाती है। अब तो छोड़ दे मुझे बेटा, कितनी चिंता करेगी मेरी। तेरी बहू मेरे घर पर थी सुषमा, वो क्या है ना, मेरी बहू के पैर में फ्रैक्चर हो गया है, तो मेरे घर पर खाना बना रही थी। बनाएगी। मेरी बीवी के 100 ससुराल जो है आंटी जी, घर पर अपना पति भूखा था। वो तो मम्मी नहीं होती तो शायद मुझे आज फिर से खाना नहीं मिलता, पर इसके तो 100 ससुराल है ना, सभी को देखना पड़ता है बेचारी को। अब अकेली मैं क्या क्या देखती आंटी जी, देवरानी तो ला दी मैंने, अब जो करेगी सोनिया ही करेगी। सोनिया भी आई तो अपनी जेठानी के रहमो करम से थी, तो वो अपनी जेठानी की बात को काट नहीं सकती थी। मजाक मजाक में सोनिया भी हाँ कह देती है। एक हफ्ता तो ऐसे निकल जाता है। फिर सोनिया की ऑफिस शुरू हो जाती है। हड़बड़ी में नाश्ता तैयार कर अपने जेठ और पति को टिफिन देने के बाद सोनिया नाश्ता करने बैठती है कि ईशा का फ़ोन बज जाता है। उस घटिया इंसान की हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की कि वो तुझे डाइवोर्स देगा? अरे तू देगी उसे डिवोर्स, समझी? अपनी वैल्यू इतनी भी कम मत कर। अरे अब रो क्यों रही है बहन? रुक, मैं आती हूँ तेरे घर। नाश्ता तो सबने कर लिया है मम्मी जी, तो उसकी टेंशन है नहीं। वो क्या है ना, मेरी फ्रेंड और उसके हस्बैंड के बीच में कलेश हो गया है। लड़का उसे डाइवोर्स देना चाह रहा है, तो मुझे तो जाना ही होगा। तुम बस एक काम करना सोनिया, दाल और चावल चढ़ा कर चली जाना, मैं आकर सब्जी बना दूंगी। मैं तो खुद लेट हो रही हूँ भाभी। पर सोनिया की ईशा सुनती तो ना, वो तो सीधा अपना पर्स उठाकर बाहर निकल जाती है। रात को थकी हारी सोनिया अपने ऑफिस से घर लौटती है। भाभी ने सब्जी तो बना दी होगी, बस रोटियां सेक देती हूँ सबके लिए, फिर जाकर कहीं बिस्तर नसीब होगा। काम से छुट्टी लेने के बाद वापस काम शुरू करना बड़े टेंशन की बात हो जाती है। सोनिया किचन में जाती है और क्या देखती है कि स्लैब पर सब्जियां सिर्फ कटी हुई रखी हैं। ईशा ने तो उन्हें छौंक भी नहीं लगाया। ये तो हद करती जा रही है भाभी, धीरे धीरे सारा काम मुझ पर डाल रही है। अब घर और ऑफिस दोनों साथ में कैसे देखूं मैं? सोनिया गुस्से में अपनी जेठानी के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी जेठानी अपनी किसी सहेली से वीडियो कॉल पर बात कर रही है। तू आ गई सोनिया? वो देखना, अभी एक फ्रेंड से ही बात हो रही है। इसका एक्स इसे परेशान कर रहा है। इन लड़कों को शर्म नहीं है ज़रा से भी। अब ये रो रही है तो मुझे ज़रा इसे संभालना पड़ेगा ना, तो सब्जी का छौंक लगा देना। ईशा के ये ड्रामे अब सोनिया की नज़रों में भी आ चुके थे। वो समझ चुकी थी ईशा सिर्फ बाहर वालों को दिखाने के लिए अच्छी है। जैसे ही कोई उसके घर का मेंबर बन जाता है, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। पर आज सुबह ईशा रसोई में पूरी और सब्जी बना रही थी, जिसे देखकर सब बड़े खुश हो जाते हैं। लगता है इन 99 ससुराल वालों ने लात मारती इसके मुंह पर, तब जाकर अकल आई है मैडम को, वरना रसोई में जाती कहाँ थी। चलो इसी बहाने बहू घर पर टिकेगी, वरना पूरी रात हॉल में बैठकर अपनी सहेलियों के मसले ही सुलझाती रहती थी। देर आए दुरुस्त आए मम्मी, अब उसके सामने कुछ बोल मत देना। सभी खाने की टेबल पर बैठे ईशा की पूरियां लाने का इंतजार करते रह जाते हैं और सभी के सामने ईशा 50 पूरी और सब्जी लेकर दरवाजे से बाहर निकल जाती है। ये लीजिए मम्मी जी, क्या कह रही थी आप? और क्या निकला? वो विनीता आंटी अपनी बहन के यहाँ जा रही है ना, उनकी ट्रेन का खाना बनाया है भाभी ने। ये तो हद हो गई भैया, भाभी को कुछ कहते क्यों नहीं तुम? अरे तू ही पहले भाभी के आगे पीछे भंवरे की तरह घूमता रहता था, तू ही समझाना उसे। ईशा का पूरा ससुराल इस सोच में पड़ जाता है कि किस तरह ईशा को लाइन पर लाया जाए। एक हफ्ते बाद सोनिया अपने घर पर एक डॉक्टर को लेकर आती है। हमारे ऑफिस में सभी एम्प्लॉयज़ और उनके फैमिली मेम्बर्स की फ्री हेल्थ चेकअप हो रहा है मम्मी जी, इसलिए मैं डॉक्टर को घर ले आई। अरे बहुत अच्छा किया सोनिया। बैठिए बैठिए मैडम, क्या ला कर दूँ मैं आपको? आप तो इन्हें खून दीजिए भाभी, ब्लड सैंपल लेने आई है मैम। डॉक्टर सभी के ब्लड सैंपल ले जाती है और 4 दिन बाद आती है रिपोर्ट्स। सभी के रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं सिवाय ईशा के। अरे तुम्हारे लीवर में प्रॉब्लम है ईशा, किसी डोनर को ढूंढना होगा जो तुम्हें अपना लीवर दे सके। बहू ने इतने लोगों की सेवा की है, उसे कौन नहीं देगा लीवर?
कोई अनजान भी 2 बातें कर ले तो बहू उसके जाकर उसके बर्तन तक धो देती है। बाहर के लोग क्या देंगे, हम में से कोई दे देगा लीवर, क्यों सोनिया? नहीं दे सकते हम, मैंने बात की डॉक्टर से। हम सबका ना ब्लड ग्रुप अलग है और भाभी का अलग। पर भाभी की तो इतनी सारी फ्रेंड्स हैं, पड़ोस की भी कितनी सारी फैमिली से भाभी ने इतने अच्छे टर्म्स बना कर रखे हैं। एक बार बात कीजिए ना भाभी किसी से, देखिएगा फ़ौरन राज़ी हो जाएंगी सब। हाँ तुम ठीक कह रही हो सोनिया, मिल जाएगा मुझे लीवर। पर अभी ये समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं मीना आंटी के यहाँ से होकर आती हूँ। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ, ऐसा कोई भी ससुराल नहीं था जो ईशा ने ना छोड़ा हो। पर जैसे ही वो इस प्रॉब्लम के बारे में बताती, लोग फ़ोन रख देते। ऐसी बीमारी है तुझे बेटा, कहीं ये बीमारी छूने से फैलती तो नहीं ना? गलत मत समझना। वो क्या ना, मेरी बहू प्रेग्नेंट है, मैं नहीं चाहती उसे तुम्हारे कारण दिक्कत हो। आखिर काम तो मेरे वही आएगी ना, तो एक बार ठीक हो जाए उसके बाद मिलते हैं, हाँ पक्का। ये कहकर विनीता, जिसकी ट्रेन तक का खाना ईशा ने पैक किया था, वो ईशा के मुंह पर दरवाज़ा लगा देती है। हर तरफ से हताश होने के बाद ईशा अपने घर आकर फूट फूट कर रोने लगती है। मम्मी कहती थी पराए लोगों को अपना समझकर उनका करती रहेगी, पर वो कभी तेरे काम नहीं आएंगे। किराया का घर अपना नहीं होता। मम्मी को बीमार छोड़कर मैं अपनी फ्रेंड्स के घर वालों के पास चली जाती थी। यहाँ भी तो पापा जी के साथ मैंने वही किया। कितना दर्द था उनके मसूड़ों पर मैंने उनके लिए हलवा नहीं बनाया और बुआ जी के यहाँ चली गई। और जब आज मुझे ज़रूरत पड़ी तो उनमें से कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। यही तो हम आपको समझाना चाहते थे जेठानी जी। आपको अगर ज़रा सी भी प्रॉब्लम होती ना तो आधा क्या पूरा का पूरा लीवर मैं आपको दे देती। और मैं अपना पूरा का पूरा दिल। पर तुम्हें कुछ नहीं होने देते हम। तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। वो ब्लड टेस्ट झूठा था। हेल्दी बॉडी है तुम्हारी। पर ये सब हमने तुम्हें ये दिखाने के लिए किया है कि जिनके लिए तुम अपना जान प्राण त्याग रही हो वो कभी तुम्हारे सगे नहीं होंगे। तो लोगों के सामने अपनी इम्प्रेशन बनाना छोड़ दो। ईशा समझ जाती है कि वो कितनी बड़ी भूल कर रही थी। इतने बड़े धक्के के बाद वो कभी भी अपनी गलतियां नहीं दोहराती और अपने ससुराल और मायके को ही अपना मानकर एक अच्छी बेटी और बहू बनकर रहने लगती है।